सो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अगला कि पावर इन एसी, पावर इन एसी, एसी सर्किट में पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हमारी चर्चा हो रही है। ध्यान दीजिएगा, पावर इज इक्वल टू आपने पढ़ा है वी आई, डीसी में पढ़ा है ये बात आपने, ठीक है, डीसी में आपने ये पढ़ा था। अब यहाँ पे समस्या ये है एसी में कि वोल्टेज कौन सा लें भाई, वोल्टेज भी बार बार बदल रहा है, करंट भी बार बार बदल रहा है, कुछ भी कांस्टेंट है नहीं, तो क्या करें? तो हम बोलेंगे एक काम करो, पावर का एक फंक्शन बन जाएगा। कैसा? तो पावर इन टर्म्स ऑफ टाइम इज इक्वल टू वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ टाइम इनटू करंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, लिख सकते हैं ऐसा। और ये जो मिलेगा पावर, ये कौन सा पावर मिलेगा? हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर है। किसी भी समय पे अगर आप ढूंढेंगे तो हम उस समय का वोल्टेज बता देंगे, उसी समय का करंट भी बताएंगे और आपको उसी समय का वोल्ट पावर मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पावर। तो क्या एसी में पावर फ्लक्चुएटिंग होगा? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल, अलग अलग समय पे अलग अलग पावर मिलेगा, कांस्टेंट पावर नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको डीसी में क्या मिलता था? कांस्टेंट पावर, यहाँ पे नहीं मिलेगा कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे कि फिर हमसे कोई पावर पूछेगा तो कौन सा पावर बोलेंगे? हम बोलेंगे एवरेज पावर बताएंगे हम, और एवरेज पावर निकालने का हम लोग तरीका यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि पावर इन टर्म्स ऑफ टाइम इज इक्वल टू वी, वी का क्या लिखोगे आप? वी लिखोगे वी नॉट साइन ओमेगा, और करंट को क्या लिखोगे? तो हम बोलेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। और हमको नहीं पता कि कैपेसिटर की बात चल रही है सर, कि इंडक्टर की बात चल रही है ना, नहीं पता, तो हम बोलेंगे साथ में फाई होगा। फाई कभी कभी हो सकता है कि माइनस पाई बाई टू हो जाए, प्लस पाई बाई टू हो जाए, या इन बिटवीन भी कुछ हो। तो हम बोल देंगे हम इन जनरल यहाँ पे फाई ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? फाई क्यों लिया? क्योंकि हमको कोई आइडिया नहीं है ये सर्किट कैसा है, तो हम बोलेंगे हो सकता है लीड करे, हो सकता है लैग करे, उसके हिसाब से यहाँ पे बदलेंगी चीजें। अच्छा, तो हम बोले इसको थोड़ा सा हम सजाएंगे धजाएंगे, तो वी नॉट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आई नॉट आ गया, और यहाँ देखो क्या आ गया, साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आ गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का झलक दिखलाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि भाई ये वाला जो चीज होता है, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या लिखेंगे? ए प्लस बी वाला फॉर्म में। हाँ, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन। हाँ, लिख देते हैं इस बात को। हम बोलेंगे साइन ए कॉस बी, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे आ गया कॉस ए, और यहाँ पे आ गया साइन बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग पावर निकाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके। तो एवरेज पावर जो होगा, ये पावर एट टाइम टी है, इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा, पी एवरेज जो होगा वो क्या होगा? तो हम बोलेंगे इसी का एवरेज निकाल लेंगे, मतलब इसी के ऊपर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। तो मैं सेम चीज कॉपी करके उसके ऊपर बार लगा देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है कि सर कैसे? अब ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगाना है आपको? बार लगाना है, ये रहा। एवरेज लिखने का तरीका होता है ऐसे, बार लगा देते हैं, ठीक है। बोले कोई बात नहीं, यहां तक तो समझ में आती है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी नॉट आई नॉट, एवरेज वाली बात से ये बाहर निकल गया, और हम बोलेंगे कि यहाँ पे मैं ना इसको चाहता हूं अंदर चला जाए, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखिए यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई हो गया, साथ में क्या है? कॉस फाई है, और यहाँ पे देख क्या आएगा? साइन इंटू कॉस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ साइन ओमेगा टी डॉट कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे है साइन फाई। बहुत सारे लोग ना इसी ट्रिग्नोमेट्री के चक्कर में उलझ के रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीजों से बचनी है कि भाई कैसे कैसे चल रहा है वो अभी ध्यान दे दो। अच्छा, फुल साइकिल के लिए बात चल रही है अभी तक, देख रहे हो? फॉर फुल साइकिल, याद कीजिएगा मैंने आपको फुल साइकिल के लिए कुछ शॉर्टकट भी बताए थे, वो सब यहाँ यूज करेंगे। हाँ जी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ गया वी नॉट, यहाँ पे आ गया आई नॉट, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का याद करो, फुल साइकिल के लिए क्या होता है वैल्यू? 1/2। 1/2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2, और यहाँ पे बेटा कॉस फाइव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या मैं इसको यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, यहाँ पे देख तो क्या बन जाएगा? देख साइन, देख 2 ऐसे मल्टीप्लाई किया, ऊपर में फॉर्मूला बन गया, साइन 2 ओमेगा टी बन गया, साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव अपॉन 2। और इसका एवरेज क्या आएगा बता? तो इसका एवरेज साइन ओमेगा टी वाला जो पार्ट का एवरेज क्या आता है फुल साइकिल के लिए? 0।
तो मतलब Zero आपका आता है। आंसर, हाँ ये मैं यहाँ पे कट करके लिख देता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ जाना, यहाँ पे इक्वल टू 0 पूरे इक्वेशन में नहीं है। तो हमारे पास फाइनली आ रहा है वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाइव, क्या है कॉस फाइव, यह है पी एवरेज, याद रखना इस बात को। सर cos 5 0 हो गया, sin 5 0 हो गया, बेटा ये इसके साथ cos ओमेगा कॉस तो 0 हो फाइव, गया, रुक जा ओमेगा टी। कॉस फाइव एक कांस्टेंट है ना, तो ये इसके साथ कहाँ, ये इसमें टाइम थोड़ी है लगा हुआ, ये इसका देखा है, इसका हमने देखा तो बोला इसका तो 1/2 होता है। हाँ यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, यहाँ पे टी वाला है, तो ये 0 हुआ, ये तो वैसे ही था तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 लिखा गया। ठीक है, तो 0। एवरेज पावर का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोलता है इसको याद रखने के लिए, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाई 2, साथ में आ गया cos 5। व्हाट इज cos 5? हम बोलेंगे cos 5 को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। अच्छा मैं आपको और एक चीज बताऊं कि पी एवरेज जो होता है ना, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, पी वी नॉट अपॉन रूट 2 और यहाँ पे आई नॉट अपॉन रूट 2 और यहाँ पे cos 5 लिखूं। आपको ध्यान होगा कि वी नॉट अपॉन रूट 2 जो होता है वो होता है वी आर एम एस, वी आर एम एस, ठीक है, और यहाँ पे होता है आई आर एम एस, और यहाँ पे हो गया cos 5, क्या गया cos 5। तो एवरेज पावर जो होता है वो होता है कि वी आर एम एस, आई आर एम एस और साथ में पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को बोलते हैं बेटा हम लोग cos 5 होता है, ठीक है। बोलिए याद रहेगा यहाँ तक बातें, क्या आपने सब कुछ लिख लिया है कि वापस दिखाऊं, यहां से दिखाऊं? अच्छा जो लोग वीडियो से देख रहे होंगे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां तक का ले लो, और उसके बाद ये रहा, देख यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे और टेबल में हम इस बात को जान लेंगे कि यही चीज अगर रेजिस्टेंस के साथ होगा तो क्या होगा, अगर इंडक्टर के साथ होगा तो क्या होगा, और कैपेसिटर के साथ होगा तो क्या होगा। ये तो हमने जनरल बात किया ना, जिसमें कि हमको नहीं पता था कि सर्किट कैसा है। तो यहाँ पे एक टेबल हमने बना लिया, ऊपर यहाँ लिख देता हूं मैं सर्किट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं फाई की वैल्यू, और यहाँ लिख देते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। पहली बार में मैं ले रहा हूं कि रेजिस्टेंस, आपको पता होगा रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों एक ही साथ चलते हैं, ना कोई लीड है ना कोई लैगिंग है, ठीक है। तो 0, तो cos 5 क्या हो जाएगा इस केस में, cos 0 1, तो बता पावर, यहाँ पे पावर भी लिख देते हैं, पावर क्या होगा, तो हम बोलेंगे पावर, कौन सा पावर, एवरेज पावर, तो P एवरेज इज इक्वल, तीनों सर्किट की बात करेंगे सर, एक बार फिर से सर अभी तीनों सर्किट की बात करेंगे सर, टेबल में तीनों, ये रेजिस्टिव, इंडक्टिव और ये अभी हाँ पावर तीनों की बात करेंगे। आजा पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आ गया 0 डिग्री था तो ऐसा था कहानी, ये पहली बात है। यहाँ पे भी एक लाइन बनाई दे, ये रहा एक लाइन, जाने दे, इतना ही मन है इसका। अगला है कि हमारे पास इंडक्टर है, ठीक है। इंडक्टर में देख क्या होता है कि वोल्टेज यहाँ पे होती है और करंट यहाँ पे होता है, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा होता है, करंट लैग कर रहा होता है, ये सब बात आपको पता है। तो इसका मतलब है कि एंगल 90 डिग्री है, कोई लीड करे कोई लैग करे 90 डिग्री तो है, ये बात होता है। तो पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, देखो cos 5 कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे, तो पावर भी क्या आ जाएगा बेटा बता, तो 0, क्या आ जाएगा, और यहाँ पे देख, यहाँ पे अपने पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर में बेटा क्या होता है, यहाँ पे करंट आ जाता है और यहाँ पे वोल्टेज। लेकिन मजे की बात यह है कि 90 डिग्री यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे cos 5 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, और पावर, एवरेज पावर भी क्या होगा 0, मतलब पावर डिसिपेशन जो है, मतलब पावर का जो खर्चा है किसमें, इंडक्टर में और कैपेसिटर में, वो 0 है। पावर का खर्चा किसमें 0 है, मतलब कोई पावर उसमें नहीं लगता है, यूज नहीं होता है, किसमें, इंडक्टर और कैपेसिटर में। लेकिन ध्यान रखिएगा प्योर इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर में पावर, ठीक है, पावर खर्च ऐसे लिखते हैं, खर्च नहीं होता,
लेकिन ध्यान रखिएगा पावर प्योर जैसा चीज कुछ होता ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर नहीं होता, क्योंकि भाई अगर वो कैपेसिटर है या इंडक्टर है तो बना हुआ होगा मटेरियल से ही ना, और मटेरियल से अगर बना हुआ होगा तो मटेरियल में तो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस वहां पे भी होगा, और इसकी चर्चा हम करेंगे जहां पे एलसीआर सर्किट आ जाएगा। खैर अगर मैं बात करूं इसी को और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस पार्ट को कुछ नहीं कर रहा हूं पुनीत, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है सर। ठीक है, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, रजिस्टर और ये दोनों आ गए साथ में, तो रजिस्टर और इंडक्टर दोनों साथ में आ गए, समझ जाओगे ना, ये इंडक्टर एल लिख दिया यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे ऐसे चलेगा कुछ, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो गया V0 और R, यहाँ पे हो गया V0 L, ठीक है, और फाइनली यहाँ का V0 R वाला है, यहाँ पे V0 L वाला है, तो इसका फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर के फॉर्म में आपको कैलकुलेट करना आता है, ये है V, ये क्या आ गया अपना V0, और एंगल कितना है, तो हम बोलेंगे एंगल होता है फाई, ठीक है एंगल। और इस बार ध्यान दीजिएगा कि फाई इस बार 90 डिग्री नहीं है, तो हम क्या बोले, तो हम बोलेंगे ठीक है फाई को फाई रहने दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस फाई, और कॉस फाई की जो वैल्यू होती है ना उसको हम बोलते हैं जेड। जेड मतलब होता है कि टोटल इंपीडेंस, जेड क्या होता है इंपीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं जेड, और इसको टोटल रेजिस्टेंस अगर इस सर्किट का है तो हम इसको बोलते हैं इंपीडेंस, नाम थोड़ा ध्यान रख लेना इंपीडेंस। तो बोले जेड होता कितना है, तो हम बोलेंगे बताते हैं जेड कितना होता है, तो हम बोलेंगे जेड इज इक्वल टू होगा एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और पूरे का रूट। समझ रहे हो क्या हुआ बेटा, करंट यहाँ पे था, यहाँ पे करंट था, तो दोनों को डिवाइड भी कर देंगे तो यहाँ का रेजिस्टेंस आ गया और ये एल आ गया, तो दोनों का आपको पता है ना इसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, जेड इज इक्वल टू कितना आ गया एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और अगर आप यहाँ पे कॉस फाई चाहते हो ना, कॉस फाई मतलब ये वाला, तो कॉस फाई ये समझ में आ रहा है, ये v है, इसी के साथ z चल रहा होगा, तो अगर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो तो कॉस का मतलब क्या हो गया r अपॉन z आ गया कि नहीं, एक बार हाँ नहीं बोलते चलना, r अपॉन z आएगा। अब आप चाहो तो z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक्सएल का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो अपने को कॉस फाई पता होता है, ठीक है, कॉस फाई आपको यहां से मिल जाएगा, जेड की वैल्यू मैंने क्या बताया आपको कि एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी चीजों में पावर कितना आएगा, तो हम बोलेंगे पावर इज इक्वल टू आ जाएगा कौन सा पावर, एवरेज पावर, वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस डॉट आर अपॉन, कॉस फाई की जगह पे लिख रहा हूं आर अपॉन एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। पुनीत सरप्राइज तो नहीं हो रहा है सर, बढ़ाते जा रहे हो इसको आप, मेरे को तो देख के छोटा लग रहा था पहले। नहीं सर, अब ये देख मेरे से बड़ा होगा नहीं, फिर तीनों एक साथ भी आ जाएंगे सर, तीनों एक साथ सेलेक्ट करने पे आ जाएगा शायद, करके देखो, टाइम पास करा तू है ना, नहीं होता। अरे नहीं सर, आपने रेजिस्टेंस और ये इंडक्टेंस एक्स लिया तो वैसे ही पूछ रहा सर मैं। हाँ वैसे ही आ जाएगा। चल जाने टाइम पास नहीं करते, सीधा सीधा खींचते ऐसे, सुंदरता अपने जगह पे है। यहाँ पे कैपेसिटर हमने लिया हुआ है और यहाँ पे रजिस्टर लिया हुआ है। अच्छा आपको पता है रजिस्टर क्यों लेते हैं, ऐसा कहाँ होता है, हम बोले ऐसा ही सब जगह होता है, आपने अभी सुना ना कि प्योर ये नहीं होता है, एल नहीं होता है, प्योर इंडक्टर नहीं होता है, उसके साथ रेजिस्टेंस रहेगा, तो हम बोले बना दो रेजिस्टेंस। कैपेसिटर भी प्योर होता नहीं है कुछ, तो हम उसके साथ रेजिस्टेंस ले लेते हैं, तो ये प्रैक्टिकल सर्किट है किसका, कैपेसिटर का। चलिए यहाँ पे भी वही बात करेंगे कि भाई यहाँ पे फाई होगा, ठीक है, कैसे कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे है वी आर, यहाँ पे है अपना वीसी, यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट, तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे कॉस फाई जो होगा
वो कितना होगा, तो आप बोलोगे z इज इक्वल टू xc का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। और इसका रूट लिखना हम भूल गए थे, रूट भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो cos फाई कितना आएगा, तो बोलेंगे cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा xc अपॉन z। लास्ट टाइम cos फाई कितना था, हम बोलेंगे l अपॉन r अपॉन z था ना, सॉरी r अपॉन z था, यहाँ पे भी आ जाएगा r अपॉन z, ठीक है, गलत लिख दिया था मैंने, r अपॉन z। मन करे तो यहां से देख लो कितना आएगा, देखो यहाँ पे फिर से फाई निकाल लेंगे, ये हो गया फाई, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस, कॉस में नीचे में क्या है, रेजिस्टेंस वाली बात है ना, तो ऊपर में आएगा r, यहाँ पे z। तो यहाँ पे भी आप बोलेंगे कि भाई एवरेज पावर जो होगा वो होगा VRMS IRMS इंटू r अपॉन XC का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का रूट। अच्छा, आपको पता है ये जो RMS वैल्यू है ना, इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोला जाता है, तो कभी कभी ना ऐसे लिखा रहेगा, तो समझ जाना कि वर्चुअल वैल्यू मतलब भी RMS वैल्यू होता है, एक ही बात है, नाम अलग अलग है, ठीक है। कहीं पे मैं लिख देता हूँ कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होने का, बुलाती है मगर सर लिख दिया, हाँ जाने का नहीं, हाँ ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमने एक इन जनरल एक बात समझ लिया कि भाई एवरेज पावर को अब हम याद शॉर्टकट में ये रख लेंगे कि VRMS IRMS और इंटू R अपॉन Z, R अपॉन Z। और ये R अपॉन Z होता क्या है, तो हम बोलेंगे cos फाई, cos फाई को ही तो हम ऐसे लिख रहे हैं, सर अभी ऊपर का बाकी लिखना है सर। हाँ लिख ले, ऊपर का करूंगा ऐसे। अच्छा, यहीं पे एक और बात समझ ले, हाँ। बेटा इसको याद है तुम्हें, हमने बोला था कि एवरेज पावर इज इक्वल टू होता है VRMS IRMS और यहाँ पे होता है cos फाई। इसको बोलते हैं बेटा क्या, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, हाँ पावर फैक्टर। और इसको हम बोलते हैं कि अपेरेंट पावर, इसको क्या बोलते हैं, अपेरेंट पावर, RANT अपेरेंट पावर। और ये क्या हो गया, ये हो गया एवरेज पावर। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू होता है अपेरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर। बस यही बात आपको समझानी थी। बताइए कहां पे जाएं, ये साइलेंस दिखाऊं सर? हाँ सही है ना।